So here the first question is National Disaster Management Authority is headed by Prime Minister. Disaster Management है कौन करता है, बाकी भी आप अथॉरिटीज़ देख लेना जो कि हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। लाइक तुम्हारा नीति आयोग है, या फिर एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, ठीक है, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन का है। ओके, नेक्स्ट इज कास्टिंग वोट के बारे में बात कर रहा है। इट इज कास्ट बाय स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग, बिल्कुल सही है, या तो स्पीकर करेगा या फिर चेयरमैन करेगा इन राज्यसभा। इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द, नहीं, ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं होता है, ठीक है। इट इज कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी, हाँ, जब वोट इक्वल्स हो जाते हैं ना तो उनको मतलब एक साइड करने के लिए क्या किया जाता है, कास्टिंग वोट डाला जाता है। तो दिस इज करेक्ट। इट ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द, नहीं, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं होता ये, ठीक है। स्टेटस को उल्टा खत्म करने के लिए होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इजी, आर्टिकल 14। इसमें से कौन सा जो है वो सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं है। सेंट्रलाइजेशन पता है ना, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो नेशनल यूनिटी हो सकती है, क्यों नहीं, यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, बट लिबर्टी थोड़ा सा रहता है, ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म नहीं है ना। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग इज कौन सा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट देता है। इट फंक्शन एज अ थिंक टैंक की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है। इट मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है, ठीक है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, प्रोवाइडर नहीं होता ये फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, ऐसा तो ना कि यही फर्स्ट और यही लास्ट रिजॉर्ट होगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 231 के देखिए, आर्टिकल 231 के अंडर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करता है कि आप एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हो, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स। अब मेरे को खुद बताओ, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो कौन बनाएगा हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट क्यों बनाएगा? यूनियन कैबिनेट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, बचता कौन? पार्लियामेंट। हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते ऑर्डिनरी बिल में? चलो ठीक है। दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। बिल बी सर्कुलेटेड फॉर पर्पस ऑफ पब्लिक ओपिनियन के लिए जा सकता है, ठीक है। रेफर किया जाता सकता है सेलेक्ट कमेटी को, बिल्कुल सही। दैट द बिल बी रेफर टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द विदाउट द कॉन्क्रेंस ऑफ अदर हाउस, कि दूसरे हाउस के कॉन्क्रेंस के बिना ही आपने जॉइंट सिटिंग पे भेज दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या एलिमिनेट किया था? राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको क्या कर दिया गया था? लीगल राइट कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। नेक्स्ट इज पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अभी ऊपर जो था उसने क्या किया था कि जो भी बिल रिजर्व किए जाएंगे उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए, कितने मंथ्स के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है कि अगर आपको नई स्टेट्स बनानी है या ऑल्टर करनी है, के दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन। तो न्यू स्टेट्स और ऑल्टरेशन में सिंपल मेजोरिटी लगती है, आपको थोड़े ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, तो 368 के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। रैटिफिकेशन बाय वन हाफ ऑफ द, नहीं, इसमें रैटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेजिस्लेशन कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ, बिल्कुल सही। सो आंसर वुड बी योर 3, ठीक है। अब देखिए, ये वाली जो चीज़ है ना कि कौन कौन से है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी, सब मैंने कवर किया अपने नोट्स में, आप देख लेना जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट? देखिए, ऑल सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय चोजन, डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड विलेज इलेक्टोरल रोल, ये तो पढ़ ही लिया होगा कि ग्राम सभा में जो कौन होता है, जो भी इलेक्टोरल रोल में होगा वही ग्राम सभा होगा। तो दूसरा तो होगा, इसको करो कैंसिल। उसने बोला ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3 tier सिस्टम, क्या सबके सब में 3 tier होगा? नहीं, ये तो ऑल हो गया, एक्सट्रीम हो गया, नहीं है। सो विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। सो इसमें से क्या होगा, मतलब 2 3 तो आपका सही है, तो फर्स्ट। सो जितनी भी सीट्स होती हैं आपकी पंचायत में वो फिल की जाती है डायरेक्ट इलेक्शन से, ये बोला गया है। सो आंसर वुड बी 1 2 and 3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, उसी के लिए तो बनाया था स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा? नहीं, गवर्नर करेगा। पंचायत है ना, तो पंचायत का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जो पंचायत को देखेगा। ओके, तो 2 2 2 गलत, सो 1 and 3 वैसे ही आ गया। बाकी स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट का अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या नहीं है? सही, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, सही है। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंट, कैन नेवर बी, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो आंसर वुड बी दिस। Which one of the following statement about the composition of parliament is not correct?
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब मेरे को बताओ, जो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं, क्या वो डायरेक्टली लोग करते हैं? क्या नहीं करते हैं। कौन करते हैं? जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो पहला ही गलत हो गया आपका। बाकी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, SC ST के लिए रिजर्व होती है। ये तो ईजी था। नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स को कौन कौन सी मिलती हैं? ठीक है, अब बताइए मेरे को नॉन सिटीजन्स को। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ। देखिए पहले तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं मिलेगा आपके नॉन सिटीजन्स को। सो उसने क्या बोला? अवेलेबल होगा, तो 4 तो नहीं अवेलेबल होगा आपका, ठीक है। अब कौन सा बचता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं मिलता आपको। सो आंसर वुड बी 2 and 3 ओनली। ये मैंने बताया हुआ उसमें कौन कौन सी नॉन सिटीजन्स के लिए, कौन कौन सिटीजन्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन। होता है वो री-इलेक्शन। ही मस्ट बी नॉट लेस देन 35, बिल्कुल सही। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, बिल्कुल सही है। एंड हिज टर्म इज, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। सो दिस इज इनकरेक्ट। फिर से री-इलेक्ट हो सकता है वो। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट होता है नो कॉन्फिडेंस? दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक और होता है सेंसर मोशन होता है। तो सेंसर मोशन आपका इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, बट नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए होता है, ठीक है। सो सीरीज 2 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर में है, राजस्थान का जोधपुर में, बिल्कुल सही। बाकी उसने बोला दैट गुवाहाटी जो है उसका कोई बेंच ही नहीं है। सो अगर आप खुद बताइए, अगर आपको इन सब में से इनकरेक्ट करना हो तो किसको करते? ऑब्वियसली डी पार्ट को करते। तो गुवाहाटी के 3 बेंचेस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल बेंच उसके और 3 बेंच हैं, ठीक है। चलिए, Who among the which among the following is not a condition for the disqualification of a member of parliament? ऐसी कौन सी कंडीशन नहीं है जहाँ पे आपका जो MP है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता? अगर वो वॉलंटरी एक्विजिशन कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री तो होगा, बिकॉज वो सिटीजनशिप ही नहीं रहेगा इंडिया का, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेगा? होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, द मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, बिल्कुल सही है। मतलब अगर वो वोटिंग करने से ही एब्सटेन कर लेता तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो मेंबर होल्ड ऑफिस ऑफ चेयरमैन और ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। सो इसमें अगर आप खुद सोचिए, अगर आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसके चेयरपर्सन है तो थोड़ा ना आप इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी ये जो आपके है ना, ये कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं आपके पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पे है कि जैसे कि DPSP पे है, एज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सो वो कौन थे आपके? सॉरी, वो थे ग्रेनवाइल ऑस्टिन। Next we have is provision, the state shall take steps to separate judiciary from the executive in public services of the state is incorporated in। तो सेपरेट करना जुडिशरी, दैट इज GPSP। तो DPSP कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग, बिल्कुल सही है। चाहे वो हिंदी, मतलब इफ़ ही और शी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन हिंदी इंग्लिश तो वो मदर टंग में कर सकता है, बिल्कुल सही। बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज ट्रांजेक्टेड इधर इन हिंदी या फिर इंग्लिश, सही है। द मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर प्रिपेयर इनवेरिएबली हिंदी, तो बिल्कुल सही। सारी की सारी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। आर्टिकल जो 12 है वो स्टेट टर्म को डिफाइन करता है, ठीक है, मीनिंग बताता है। तो उसके अंदर क्या आता है? सब आता है, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है। सो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट नहीं होगा, सारी की सारी होगा, ठीक है। आपके जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ भी आपके इसमें आते हैं। अब उसने बोला दैट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा आपकी है यूपी की, उसके बाद महाराष्ट्र है, देन आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल एंड देन आपका आता है क्या? बिहार,
ठीक है, सो इसमें कौन सा होगा आपका बिहार। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है विमेन इन पंचायत, सो दैट इज आर्टिकल 243D बोलता है, ठीक है। बाकी सी जो है वो इसके कॉम्पोजिशन की बात करता है, किसकी बात करता है, कॉम्पोजिशन की बात करता है। ई ड्यूरेशन बताता है कि 5 years का ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ओके। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इनेक्ट किया था फ्यू जीएसटी एक्ट्स वगैरह, इसमें से कौन सा नहीं आता है, तो सेंट्रल CGST तो आता है, इंटीग्रेटेड भी आता है, GST एक्ट ठीक है, बट ये नहीं आता, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्ट एक्ट नहीं आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अच्छा ठीक है। इट इन्फोर्सेस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इन्फोर्स प्रिवेंशन ऑफ मनी, ये दोनों ही सही है। ये डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट था। बाकी ये क्या इन्फोर्स नहीं करता है, दैट इज़ इट इन्फोर्सेस द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते ना तो प्लीज़ लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, मत दिमाग लगाइए। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको सॉल्व करना बेवकूफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 में अटक रहे हो, 50-50 पे आ गए हो, उसके बाद यू कैन टेक अ चांस, बट प्लीज़ don't touch these types of questions if you don't know the answer. Okay, which one of the following is correct? Taxes on agricultural income, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको जो मेरे पार्ट 1 था ना पॉलिटी का, उसमें मैंने आपको बताया था, और ये आपको क्वेश्चन आ गया है रिसेंटली, आई थिंक 22 में आया कि 23 में आया, 24 में आया है ये। अभी जो इस बार का जो 1 था ना 2024, उसमें आया था, तो उसमें पूछा हुआ है उसने स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी एग्रीकल्चर अंडर आता है तो उसके अंदर क्या क्या है, तो ये वाली स्टेटमेंट उसने डाली हुई है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट। अगर ये सॉल्व करके गए होते आपको पता होता कि ये सही है, ठीक है, ये तो सही है। प्राइस कंट्रोल जो होता है वो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट है, बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस, सो देखिए मैंने एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड किया कि कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है, कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है, तो यू शुड नो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉन्क्यूरेंट में है, स्टेट में है, यूनियन में है, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे नोट्स, और टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। सो इंश्योरेंस आपका यूनियन लिस्ट में ही आता है, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट बिकॉज उसने बोला डज नॉट कम। बाकी फॉरेस्ट जो है वो आपका कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अब उसने बोला इसमें से कौन सा जो इंडिया का फेडरल सिस्टम का नेचर नहीं है, देयर इज़ नो, अब ये वाला यूपीएससी ने ना क्वेश्चन ही गलत कर दिया था, उसने बोला दैट देयर इज़ नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल सही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, किसका ज़्यादा किसी का कम, अभी हमने पढ़ा राज्यसभा का, तो ये तो सही है। सिक्किम पहले फुल फ्लेज स्टेट नहीं थी, ये भी सही है। उसने बोला दैट आंध्र प्रदेश को 371D के अंडर स्पेशल स्टेटस में लब, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल फेडरल गवर्नमेंट टू एक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ अ यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी सही है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही थी, इसीलिए यूपीएससी को ये ड्रॉप करना पड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restrictions imposed by the state. अब ये कौन कौन सी restrictions होती हैं, एक तो डिफेमेशन का हो या कोई भी मोरालिटी का केस हो या इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो, तो क्या हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो आप, ठीक है। सो द आंसर वुड बी 1, 2 and 3। अब उसने बोला ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को, मतलब कि जो इमरजेंसी थी उसको इम्यून कर दिया जुडिशियल रिव्यू से, तो वो कौन सा होगा, 42 होगा। तो जितने भी इम्यूनिटीज़ थी, जितने भी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, किसको, सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, वो आपका ये है 42, 38 इन्हीं के अंडर आता है। बट ये सब चीज़ें उल्टी कर दी गई थी, बाद में ठीक कर दी गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ओके। ये बोल के कि दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला 85th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, विच इज़ नॉट करेक्ट।
मैंने आपको पीछे ही बता दिया दैट इट वाज 86th अमेंडमेंट एक्ट. ओके. 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव, बिल्कुल सही. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज इन पार्ट 3, बिल्कुल सही. आर्टिकल 32. रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की 226 विच इज़ वाइडर, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों वाइडर है. ओके. चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर करेक्ट. प्रोसीजर जो रहता है आपके अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको अमेंड करना है वो किस में, 368 में, बिल्कुल सही है. अ बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो बिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप, कोई भी हाउस में, तो ये भी सही है. तो 1 2 तो सही है. स्पेशल प्रोविजन जो है आर्टिकल 368 में, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स देते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस, कौन सा है जिसमें मतलब कि इमरजेंसी को आप नहीं लगा सकते, लाइक, ठीक है, अंडर 352, दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके. और ये चीज़ मैंने आपको अपने नोट्स में भी बताई थी जब मैं पॉलिटी पढ़ा रही थी, दैट देयर वाज 44th अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें क्या किया था, आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस कर दिया गया था विद द इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है. चलिए, देर इज़ वन जनरल इलेक्टोरल रोल होती है, बिल्कुल सही. नो पर्सन इज इन एलिजिबल नहीं हो सकता. ठीक है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हारा ये रिलीजन है या फिर ये कास्ट है या ये सेक्स है या ये रेस है तो आप इस इलेक्टोरल रोल में नहीं आ सकते, तो ये भी सही है. सही पूछा ना उसने. एंड अ सिटीजन नॉट लेस देन 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम नहीं है, वो अपना वोट डाल सकता है, बिल्कुल सही है. नाउ व्हाट इज करेक्ट अबाउट टोटालिटेरियनिज्म, तो ये आपको बाद में भी पूछ चुका है. सो इट इज़ नॉट अकिन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म. ठीक है. ये मतलब ऑटोक्रेसी या अथॉरिटेरियनिज्म वाल की तरह नहीं है. इट असर्ब्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट इट डजेंट असर्व, उसने बोला ये पॉलिटिकल फ्रीडम तो अपने अंदर ले लेता है, कंट्रोल कर लेता है, बट पर्सनल फ्रीडम को नहीं लेता. बट ये चीज़ गलत है. जब टोटालिटेरियनिज्म का बात आ रही है तो वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को भी अपने अंडर ले लेगा वो. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. बाकी सिविल सोसाइटी को अबॉलिशन हो जाता है. इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड, जनरली वन पार्टी होता है ये. ठीक है. सो दिस इज राइट. ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड PYQs फ्रॉम 2019 से लेके 2024 का 1. तो मतलब हमने, तो देखिए हमने लगभग 6 साल के पेपर्स तो सॉल्व कर लिए हैं जिसमें आपके 12 पेपर्स हो गए हैं. ठीक है. 11-12 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने. तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशेंट, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने एंड से भी प्लीज़ सॉल्व कीजिए, बिकॉज अगर मैं पूरा पीछे तक वीडियोस मतलब कि अगर मैं बनाऊंगी तो इट वुड बी वेरी हैक्टिक फॉर मी ऑल्सो. ठीक है. टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना कि लाइक पीछे तक सॉल्व करूँ. सो इट्स बेटर है कि आप क्या करिए, जो पिछले साल के जितने भी आपके पेपर्स हैं वो अच्छे से सॉल्व करिए. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर CDS और NDA, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर CAPF एग्ज़ाम. ठीक है. बाकी PYQs का क्या इंपॉर्टेंस है मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हो. ठीक है. जितना भी रिवीजन सीरीज़ मैंने डाला, चाहे वो साइंस के वीडियोस हैं, पॉलिटी है, ठीक है, तो वो सब आप प्लीज़ देख के जाइए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो थैंक यू सो मच.